हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष वाटेल और हम हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस कर रहे थे। देखो, लास्ट लेक्चर तक हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पूरी डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा मेन टॉपिक है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। देखो, इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो कि एक फिक्स्ड एंटीजन के लिए ही फॉर्म होती है और फिक्स्ड एंटीजन के ही अगेंस्ट वर्क करती है। इसीलिए देखो, ये एक लाइन है ना, ये आपको जब ये सारे टाइप्स आप पढ़ोगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कोई भी एक फिक्स्ड एंटीजन है, कोई भी हो सकता है, आरबीसी हो सकता है, ग्लोमेरुलस हो सकता है, उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है और वो वहीं पर जाके एक्ट करेगी। ठीक है, देखो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के 3 टाइप्स है। सबसे पहला है इन्फ्लामेशन टाइप, फिर ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस टाइप। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऑप्सोनाइजेशन है वो फाइनली फेगोसाइटोसिस की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, और लास्ट टाइप है रिसेप्टर डिसफंक्शन टाइप। तो इन तीनों टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लामेशन टाइप पढ़ते हैं। देखो, इन्फ्लामेशन टाइप में मेनली आपको इन सारे टाइप्स के ना एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के इंडिविजुअल कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, उसके सब टाइप्स के एग्जाम्पल निकलते हैं। देखो, यहाँ पर फिक्स्ड एंटीजन कौन सा है? सबसे पहले देखो, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, वो फिक्स एंटीजन है। देखो, ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये फिगर मैंने कैसे ड्रॉ किया। ये ग्लोमेरुलस है और यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल है। यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तब ऐसा फिगर हमें देखने को मिलेगा। ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके अगेंस्ट एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी है। ये GBM का फुल फॉर्म है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखो, एंटीजन ये है और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फॉर्म हो गई। और एंटीजन और एंटीबॉडी जब भी फॉर्म होगी तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होगा? कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट होगे। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन होंगे ना, वो सबसे पहले जाके कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्स में भी कौन से C3b और C5a एक्टिवेट होंगे। C5a का मेन रोल क्या है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल इनफिल देखने को मिलेगा। देखो, ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रोफिल्स का इनफिल हमें देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिल आ गए और उसकी वजह से हमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डैमेज भी देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ? एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट हुए, और वो कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से वहाँ पर न्यूट्रोफिल का इनफिल हुआ और उसकी वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमें डैमेज देखने को मिलेगा। तो देखो, ये तो माइक्रो लेवल पे बात हो गई। अभी हमें फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे? इसकी वजह से हेमेट्यूरिया होगा और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, और ये दोनों ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होगी तो वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज करेगी। अब देखो, ये उसका मेन मैकेनिज्म था, मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब देखो, इसके एग्जांपल्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि एग्जांपल्स ही मेनली पूछे जाते हैं। देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर डिजीज होगी। जैसे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा तो उसमें गुड पास्चर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। गुड पास्चर सिंड्रोम है वो एक टाइप का ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ही है। फिर हार्ट अगर एंटीजन होगा तो उसमें र्यूमेटिक कार्डाइटिस देखने को मिलेगी। ठीक है, हार्ट कार्डाइटिस ऐसे याद रख लेना। फिर न्यूट्रोफिल होगा तो उसमें अनका मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगा। देखो, न्यूट्रोफिल्स वेसल्स में फॉर्म करता है और वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब वेस्कुलाइटिस। और अनका का फुल फॉर्म है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ये MCQ में बहुत पूछा जाता है, इसको खास ध्यान रखना। और फिर लास्ट में है स्किन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएगी तो वो पेम्फिगस वल्गैरिस कॉज कर देगी। तो देखो, ये 4 एग्जाम्पल्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 एग्जाम्पल्स आपको याद रहने ही चाहिए इन्फ्लामेशन टाइप ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में। ठीक है, अब देखो, इन्फ्लामेशन टाइप के बाद हम ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस टाइप की तरफ चलते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल से ही समझो। देखो, ये आरबीसी है, आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट है और ये एंटीजन आरबीसी पे कहाँ से आएगा? कोई भी इन्फेक्शन की वजह से एंटीजन आ जाएगा। अब एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी फॉर्म होगी, तो IgG जाके यहाँ पर बाइंड कर जाएगी। जैसे ही IgG बाइंड करेगी, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेट नहीं होंगे। देखो, IgG है तो उसका रिसेप्टर भी प्रेजेंट होगा, FC रिसेप्टर ऑफ IgG, वो मैक्रोफेज पे प्रेजेंट होगा। अब देखो, ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैक्रोफेज आएगा और मैक्रोफेज पे FC रिसेप्टर ऑफ IgG है, उसके साथ जैसे ही इम्यूनोग्लोबिन G जाके बाइंड करेगी, ये मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय कर देगा एंटीजन को।
और देखो ये सिर्फ ऐसे एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, जैसे ही ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने जाएगा ना तो कुछ पार्ट ऑफ आरबीसी भी डैमेज हो जाएगा। देखो आरबीसी का कुछ पार्ट डैमेज हो जाएगा तो आरबीसी का शेप पूरा चेंज हो जाएगा। आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है बाइकॉन्केव शेप, और अब आरबीसी का शेप हो जाएगा स्फेरिकल शेप, क्योंकि देखो आरबीसी का ऐसे थोड़ा बहुत पार्ट पिंच ऑफ हो जाएगा तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और हमारे पास जितने भी क्या बोलते हैं जितने भी शेप है उसमें सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का है। तो मतलब आरबीसी जो बाइकॉन्केव शेप था वो सरफेस एरिया कम होने की वजह से स्पेरिकल आरबीसी में कन्वर्ट हो गए, और जैसे ही स्पेरिकल आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलाइसिस भी कॉज कर देगा। ठीक है, देखो समझ में आया। देखो एंटीजन है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, उसके साथ जाके इम्यूनोग्लोबिन जी बाइंड कर देगा, फिर मैक्रोफेज पे एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड हो जाएगा और मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय कर देगा एंटीजन को। पर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते वक्त थोड़ा बहुत पार्ट आरबीसी का भी पिंच ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा। इसकी वजह से आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव से चेंज होकर स्पेरिकल शेप हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। देखो सबसे पहले एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को मिलता है, जिसमें हमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और एक और एग्जांपल आप याद रख सकते हो, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिक परप्यूरा। ये मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है हीमोडायनेमिक्स में, अगर आपने ये ना पढ़ा हो तो एक बार पढ़ लेना। इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहले दो एग्जाम्पल है, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स देखने को मिलता है। देखो ये था ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस टाइप का, जितना भी कंसेप्ट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिया। अब लास्ट टाइप है रिसेप्टर डिसफंक्शन टाइप। देखो इसका बेसिक मैकेनिज्म समझो। कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म होगी ना, वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी, और कुछ एंटीबॉडीज होगी वो रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देंगी। देखो उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, देखो ये नर्व टर्मिनल है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये साइनेप्स है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। देखो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में यहाँ पर एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स फॉर्म हो रहे होंगे, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स है ना वहाँ पर जाके बाइंड कर देंगे। पर देखो अब अगर ये मैकेनिज्म है वो ठीक से काम ना करे, मतलब ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर से उसके साथ जाके एंटीबॉडीज बाइंड कर दे। देखो एंटीबॉडीज बाइंड कर दे। देखो अब एंटीबॉडीज बाइंड कर जाएगी तो एसिटाइल कोलिन आके बाइंड नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज डिक्रीज हो जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे। अब न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से हमें मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, और ऐसा कौन सी केस में होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ इनहिबिटिंग एंटीबॉडी का एग्जांपल है। देखो स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी भी है और इनहिबिटिंग एंटीबॉडीज भी है। अब देखो ये मैंने बेसिक मैकेनिज्म तो आपको पढ़ा दिया कि रिसेप्टर के साथ एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी तो वहाँ पर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होगी, और फाइनली माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाएगा। देखो इनहिबिटिंग एंटीबॉडीज के 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहला है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए, जो कि यही मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसमें माइस्थीनिया ग्रेविस देखने को मिलेगा। फिर इंसुलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगा। और पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाए तो उसमें हमें B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस अनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पैराइटल सेल से वो HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगे तो फिर हमें B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमें पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। ये इनहिबिटिंग एंटीबॉडीज के एग्जांपल है, ये बेसिकली सबको याद रहते हैं, पर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी के एग्जांपल है ना भूल जाते हैं लोग, तो इसको याद रखना। देखो थायराइड रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होगी ना, वो उसे इनहिबिट नहीं करेगी बल्कि ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से हमें ग्रेव्स डिजीज देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ये भी ध्यान रखना। वैसे तो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, पर मैंने बता दिया। देखो अभी टाइप 2 आज में हमने पढ़ा क्या, देखो सबसे पहले टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आपको कोई भी पूछे ना तो उसको बेसिकली आपको क्या बोलना है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट फिक्स्ड एंटीजन, और 3 टाइप की होगी। सबसे पहला टाइप है
सबसे पहला टाइप है इन्फ्लामेशन टाइप। इन्फ्लामेशन टाइप में 4 डिजीज याद रखनी है। अगर एंटीजन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो उसके अगेंस्ट उसमें हमें गुड पास्चर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। फिर हार्ट एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट हमें रूमेटिक कार्डाइटिस देखने को मिलेगी। फिर न्यूट्रोफिल है तो उसमें हमें अनका मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगी। और स्किन में पेम्फिगस वल्गारिस देखने को मिलेगी। इसके अलावा टाइप 2 है ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस टाइप। उसके एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज देखने को मिलेगा। और लास्ट है इम्यून साइटोपिनिक परप्यूरा, जिसमें हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स देखने को मिले। फिर थर्ड टाइप है रिसेप्टर डिसफंक्शन टाइप। इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ है वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी और कुछ एंटीबॉडीज़ रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करेगी। जो इनएक्टिवेट करेगी रिसेप्टर्स को, उसके एग्जांपल है एसिटाइल रिसेप्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होगी वो उसे इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से मायस्थीनिया ग्रेविस देखने को मिलेगा। फिर इंसुलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म होगी, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा। और पैराइटल सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होगी, उसमें हमें B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। और स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ का बेस्ट एग्जांपल है थायराइड रिसेप्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज फॉर्म होगी वो ग्रेव्स डिजीज कॉज करेगी। तो देखो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में इतना ही जानना था। इसके ऊपर मेनली MCQs आते हैं और कभी कभी आपको वाइवा में या थियरी में भी पूछ लेते हैं। तो मैंने जितना पढ़ाया है उससे बाहर आपको नहीं आएंगे। जो मैंने एग्जाम्पल जिस तरह से आपको याद रखने को बोला है वैसे ही याद रखना, आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी हाइपर सेंसिटिविटी में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।